यस डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। और यहाँ पे फिजिक्स आपको फ्री में पढ़ाई जाती है, बहुत सरल भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और अभी 11th का जो है चैप्टर चल रहे हैं और 11th के 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग, मोशन इन प्लेन, जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और मोशन इन प्लेन में आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये चैप्टर हम 3 भागों में पूरा करेंगे क्योंकि चैप्टर लंबा है। तो जो कुछ हमने अभी बताया है वो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। जिस बच्चे ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर ले। इस लेक्चर के एंड में, मतलब ये जो पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, 1, 2 या 3 लेक्चर में जब भी, तब हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, वो मिल जाएंगे। और बहुत सरल भाषा में ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और ये नोट्स के संग संग में जो प्रिंटेड नोट्स हैं, उसके संग संग में जो मैं लिखता हूँ इस बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर, वो भी आपको ऐसा क्या ऐसा मिल जाएगा जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन में हम स्केलर और वेक्टर पढ़ेंगे। स्केलर वेक्टर क्या है, इस हमने जब चैप्टर पिछला वाला पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि स्केलर वह राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, और वेक्टर वह राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। एक क्वांटिटी हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है और स्केलर की जो एग्जाम्पल है, मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, स्पीड, डिस्टेंस। और वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। ठीक है, ये वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं सदिश राशियों के, और स्केलर के एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी, ज़्यादा उसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल बता हम लिया हमने कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसके बाद वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं ये पढ़ेंगे हम। वेक्टर्स जिसका इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होती है। जैसे हमने पहले तो हम ये देख लें कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट एक एरो के दिए तरह से किया जाता है, और एरो में एक उसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है। और जो एरो की लंबाई होती है वो उस राशि की, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, और जो एरो की डायरेक्शन होती है वो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कहलाती है। तो अगर ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है और दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम साइज के हैं, तो वो कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। ये दोनों कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। और नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर कहलाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, ये देखो मैग्नीट्यूड लंबाई दोनों की सेम है, लेकिन दिशा एक दूसरे की उल्टी है, तो ये कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। जीरो वेक्टर उसको कहते हैं जो कि इनडिटरमिनेंट होती हैं, और उसकी दिशा भी अनिश्चित होती है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, उसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो तो वो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम केवल डायरेक्शन ही शो करने के लिए होता है। केवल यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन। इकाई परिमाण वाला सदिश जिसका उपयोग केवल दिशा बताने के लिए किया जाता है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर
को हम किसी भी अक्षर के ऊपर कैप लगा के, कैप माने इस तरह का लगा करके इस तरह का कैप लगा करके उसको यूनिट वेक्टर को शो करते हैं। जैसे अगर हमने ए वेक्टर है उसके ऊपर इस तरह का कैप लगा दिया तो एक ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, वेक्टर जो होता है वेक्टर को शो करते हैं उसके ऊपर इस तरह से एरो लगा के, कोई भी वेक्टर है तो उसके ऊपर इस तरह का एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर कहलाएगा। और उस वेक्टर के का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने मॉड, इस तरह का अगर दो डंडे लगा देते हैं तो उसका मॉड कहलाता, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। अगर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर के परिमाण को से उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। और यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक्स वेक्टर है और इसको एक्स से डिवाइड कर दें। इसी तरह से जे वेक्टर है तो वो वाई एक्सिस का के एलोंग सदिश जो वेक्टर होगा वो वाई वेक्टर कहलाएगा। और जो जेड एक्सिस के सदिश जो वेक्टर होगा वो जेड वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आई जे के जो होते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं। ये हम डिनोट करते हैं इससे, आई को एक्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, और या वाई एक्सिस के सदिश जो यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कहते हैं, और जेड एक्सिस के सदिश जो यूनिट वेक्टर होता है उसे के कहते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं इस तरह से। और वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइन की जो हेड होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, और जो लाइन की लंबाई है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। और अगर कोई वेक्टर जो हमने बताया कि उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो मैग उसके जो है कंपोनेंट्स हैं, कोई वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट होगा और वाई एक्सिस के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर पी वेक्टर है तो पी वेक्टर का एक एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट होगा और वाई एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट होगा, जिसको कहलाते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और इसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको वेक्टर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह से हम रिजोल्यूट करते हैं वो कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमने जब यूनिट वेक्टर समझ लिया तो यूनिट वेक्टर के समझने के बाद जैसे सपोज करो ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर जो होगा तो इसके एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको कहेंगे ए एक्स वेक्टर, और वाई एक्सिस के जो अलोंग वेक्टर होगा उसको ए वाई वेक्टर कहेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि यूनिट वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो वेक्टर बन जाता है। यानी इसका अगर मैग्नीट्यूड ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स है, ठीक है, तो इसमें अगर आई का मल्टीप्लाई कर देंगे आई कैप का तो ये ए एक्स वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह से ए वाई वेक्टर में अगर इसके मैग्नीट्यूड ए वाई में जे का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जे यानी
यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल ए होता है, मतलब ए वेक्टर होता है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, तो इसको जब हम इसका वैल्यू रखेंगे, यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई आई, ए वेक्टर, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं ये, किसी भी वेक्टर के। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम किस तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे वो देखते हैं हम, कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किस तरह से किया जाता है। यूनिट वेक्टर हमारे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया हो। इसमें एक, अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेते हैं, ये तो हमने 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर लिए, अगर हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर लेते हैं, तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में जेड एक्सिस भी आती है। जेड एक्सिस माने एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्स, जो वो होती है, क्या कहना चाहिए, एक्सिस, वो जेड एक्सिस कहलाती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें समझने के लिए, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सिस कौन सी कहलाएगी, ये वाली एक्सिस जो है इसकी, ये वाली एक्सिस जो है इसकी, ये जो एक्सिस है ये कहलाएगी एक्स एक्सिस, और ये इसकी जो है वाई एक्सिस कहलाएगी वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे इस वाले केस में देखें, तो ये एक्सिस कहलाएगी एक्स एक्सिस, ये वाली की एक्सिस कहलाएगी वाई एक्सिस, और ये ऊपर वाली एक्सिस कहलाएगी इसकी जेड एक्सिस। ठीक है, हम जो लेते हैं इस तरह से लेते। ठीक है, ये सपोज करो ये वाली एक्सिस कहलाती है हमारी वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस, और ये वाली जो खड़ी वाली एक्सिस कहलाती है हमारी जेड एक्सिस। 3 डायमेंशन अगर हम 3 डायमेंशन को कंसीडर करेंगे, तो ये वाली एक्सिस हमारी कहलाएगी एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस कहलाएगी वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कहलाएगी जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इधर पे मान लें, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस होती हैं। तो ये देखो, ये वाली जो एक्सिस होगी हमारी, कहाँ,
ये कहलाएगी एक्स एक्सिस, ये कहलाएगी वाई एक्सिस, ये कहलाएगी जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो गया। और ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई वाई, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई जे, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई जे के। तो अगर मान लो ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर का, सपोज करो कोई वेक्टर ए वेक्टर है, और ए वेक्टर का हम वो निकालते हैं तीनों इसके कंपोनेंट्स, तो कैसे निकलेंगे? ये सपोज ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के हम कंपोनेंट निकालेंगे, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट निकलेंगे ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ये तीनों वेक्टर फॉर्म में होंगे, इस तरह से निकलेंगे। और ये अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर क्या होगा? ए एक्स मैग्नीट्यूड होगा, और इसमें आई वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आई कैप का। ये ए वाई का मैग्नीट्यूड होगा, और इसमें जे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसमें ए जेड वेक्टर होगा, और इसमें के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरह से ये 3 डायमेंशन केस होता। वो पिछला वाला हमने 2 डायमेंशन केस बताया था रेजोल्यूशन में। ठीक है, तो ये अगर 3 डायमेंशन केस है तो इस तरह से जुड़ते हैं ये। और अभी हम जब वेक्टर का एडिशन देखेंगे, तो एडिशन देखने के बाद अगर उन दोनों वेक्टर्स के बीच में सपोज करो ये तो 90 डिग्री थे, ये आई ये तीनों, एक वेक्टर का रेजोल्यूशन दे दिया, लेकिन अगर हमने दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, कुछ एंगल है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे वो हम अभी शो करेंगे कि हम वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका भी अगर मान लो ए वेक्टर है, तो आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगा, और इसके डायरेक्शन में क्या होगा, ये इसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं। हम लोगों ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। जैसे सपोज करो ए के साथ में ए वेक्टर आई एक्स एक्सिस के संग में सपोज करो अल्फा भी अल्फा एंगल बना रहा है ये। ठीक है, ये सपोज करो इसके संग में अल्फा एंगल बना रहा, और वाई एक्सिस के संग में सपोज करो ये बीटा एंगल बना रहा। ठीक, और ये जेड एक्सिस के संग में सपोज करो गामा एंगल बना रहा। ठीक है, तो यहां से जो ए एक्स की वैल्यू होगी, ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए कॉस अल्फा होगी, क्योंकि इसके संग में क्या बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा। तो ये क्या हो जाएगी, ए कॉस अल्फा हो जाएगी ए एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाई, ये है ए वाई, ये है आपका ए एक्स वेक्टर, ये है आपका ए वाई वेक्टर, और ये है आपका ए जेड वेक्टर। ठीक है, और ये है ए वेक्टर। तो ए एक्स ए वाई वेक्टर में क्या हो जाएगा, ए कॉस, ये वाला क्या था आपका, ये बीटा था ये, तो ये हो जाएगा बीटा। और ए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा।
तो ये इस तरह से तीनों हो जाते हैं, ठीक। और जब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो तीनों जुड़ के आ जाते हैं, ठीक है। 2 को निकालें, 3 को निकालें, जैसे भी निकालें, तो अगर हम मान लो 3 का ये तो हमने इस तरह से निकाल लिया, लेकिन अगर तीनों का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर तीनों का, और ये अंडर रूट, ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब कैसे निकल के आता है, ये दो जो निकालेंगे हम अभी वो बताएंगे उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर में। 3 का तो हमने बता दिया कि ये 3 इस तरह से निकलते हैं, लेकिन 2 अभी निकाल के बताएंगे हम, ठीक है, किस तरह से निकलते हैं, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हम किस तरह से वेक्टर को रिजोल्यूट करेंगे। एक कोई ए वेक्टर है, उसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा, वाई के डायरेक्शन में ये होगा, जेड के डायरेक्शन में ये होगा। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड से ये निकाल सकते हैं हम। अब बैक पेज पे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर हमने देख लिया, अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे हम। तो एडिशन और करने की दो रूल हैं, एक ट्राइंगल रूल है और एक पैरेललोग्राम रूल है। ट्राइंगल रूल में क्या होता है, जैसे सपोज करो क्या होता है, बहुत अच्छी तरह समझना ध्यान देके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। जैसे एक वेक्टर है कोई, ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा कोई बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमें एडिशन निकालना है, तो हमें सपोज करो आर निकालना है। आर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसका सीधा सीधा मैग्नीट्यूड नहीं जुड़ता है, जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में सीधा सीधा मैग्नीट्यूड जो उसका वो सीधा सीधा अंक जोड़ देते हैं, इसमें अंक नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए प्लस बी करना है, तो ए के हेड से बी की टेल जोड़ेंगे, माने जिसको बाद में जोड़ना है हमें, उसकी टेल उसके पहले वाले के हेड से जोड़ देंगे। सपोज करो ए और बी को जोड़ना है, ए पहले है बी बाद में है, ठीक है ना। तो बी की बाद में है तो बी की टेल, और ए पहले है तो ए का हेड, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो करना क्या है, जैसे ये दोनों वेक्टर हैं तो इनके हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट वेक्टर पढ़े थे और इक्वल वेक्टर पढ़े थे। तो इनका हम इक्वल वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, इक्वल वेक्टर बनाएंगे, इसका हम इक्वल वेक्टर बनाएंगे। इक्वल वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका इसकी हम कॉपी करेंगे, इसकी हम कॉपी करेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ खिसकाएंगे। तो इसका ये हेड रहेगा, लंबाई उसकी सेम रहेगी, इसकी भी इसी तरह से कॉपी करेंगे। और आप लोग इस तरह से नहीं कर पाओगे, आपको बनाना पड़ेगा। और इसका बाद वाले का टेल पहले वाले के हेड से जोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे, पहले वाले की टेल को लास्ट वाले की हेड से जोड़ देंगे। जो आखिरी वाला वेक्टर होगा उस वाले के हेड से सबसे पहले वाले की टेल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम एक रिजल्टेंट वेक्टर इससे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा आर वेक्टर बन के आ गया, ये आ गया हमारा आर वेक्टर, ठीक है। ये था हमारा ए वेक्टर, ये था हमारा बी वेक्टर। तो एक तरीका
जोड़ने का दो वेक्टर्स का ये हो गया, जिसको हम ट्राइंगल लॉ करते कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है। दूसरा लॉ जो है वो पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है। दूसरा लॉ क्या है? पैरेललोग्राम लॉ है। और पैरेललोग्राम लॉ में हम किस तरह से जोड़ते हैं वो हम अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में सपोज करो दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है। तो पैरेललोग्राम जब हम बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर का और दोनों वेक्टरों का टेल आपस में जोड़ देंगे। ठीक। दोनों वेक्टरों की टेल आपस में जोड़ देंगे। ठीक। वहां पे क्या करा था, एक के हेड से दूसरे की टेल जोड़ी थी, लेकिन यहाँ पे हम दोनों की टेल आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। तो दोनों वेक्टरों के इक्वल वेक्टर हम बनाएंगे और उनकी टेल आपस में जोड़ देंगे। ये इसकी टेल, ये वाला है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा ये वाला वेक्टर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम इसके और इसके पर पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसका हम पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ठीक है। तो ये देखो, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब क्या करेंगे, इसमें एक हम डायगोनल बना देंगे। तो ये डायगोनल जो बना है वो कहलाएगा आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर जो होगा वो इनके ए और बी वेक्टर का एडिशन होगा। ठीक है। तो ये आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। ये कहलाता पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। अब ये दो लॉ समझने के बाद हम वेक्टरों को घटाना सीखेंगे, ये दो वेक्टरों को कैसे हम माइनस करते हैं। देखो, माइनस करने के लिए क्या करना होगा हमें, कि एक वेक्टर जो अब हमने जोड़ना सीख लिया, तो घटाना है तो घटाने के लिए क्या करना है कि दूसरे वाले वेक्टर में माइनस लगा दें हम और बीच में प्लस लगा दें। तो क्या होगा, वो जुड़ जाएगा, एक का वेक्टर ऐसे ही और दूसरे का अपोजिट वेक्टर। तो यानी अगर हमें दो वेक्टरों को घटाना है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अपोजिट वेक्टर से जोड़ दें तो वो घट जाएगा। क्लियर हुआ? देखो ऐसे होगा। ये हम बाद में बताते हैं, अभी पहले घटाना सीख लो।
घटाना सीख लो पहले। जैसे एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर में से हमें बी वेक्टर को माइनस करना है और रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो जो ए वेक्टर है इसका अपोजिट वेक्टर क्या कहलाएगा? माइनस बी वेक्टर, इसका अपोजिट वेक्टर कहलाएगा। तो अगर इसका अपोजिट वेक्टर हम इस ए वेक्टर में जोड़ देंगे तो ये एक तरह से घटाना ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? हो गया ये घटाना। इसकी अपोजिट वेक्टर को हमने इसमें जोड़ दिया। तो घटाने के लिए अगर हम सीधा सीधा क्या करें, घटाने के लिए हम जो ट्राइंगल वाला रूल यूज कर रहे हैं उस ट्राइंगल वाले रूल में अपोजिट वेक्टर को जोड़ दें। जैसे सपोज करो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, इसमें ये दूसरा वेक्टर हमें घटाना है। ठीक है, ये है हमारा ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो इस बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर क्या होगा? इस बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर होगा इसका जस्ट उल्टा। इसको हम करेंगे कॉपी और यहां करेंगे इसको पेस्ट। तो ये इसका अपोजिट वेक्टर जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा ये। ठीक है, ये निकलेगा हमारा अपोजिट वेक्टर। तो ये जो ये है हमारा b और ये वाला जो वेक्टर है हमारा ये माइनस b है। ठीक है, ये वाला वेक्टर माइनस बी है, इसका अपोजिट वेक्टर। तो इस अपोजिट वेक्टर को उठा करके हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इस अपोजिट वेक्टर को हम इसमें जोड़ देंगे, यानी इस ये वाला जो वेक्टर है ये वाला जो वेक्टर है इस वाले में इस अपोजिट वेक्टर को उठा के हम ये यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी उसके पहले वाले का हेड और दूसरे वाले की टेल। ठीक है, अभी यही कर रहे थे ना, पहले वाले की हेड से दूसरे वाले की टेल को जोड़ रहे थे। तो पहले वाले का हेड यानी ए का हेड और माइनस बी की टेल। ठीक है, माइनस बी की टेल माने ये वाला बी था और ये वाला माइनस बी था। ठीक है, ये वाला था हमारा माइनस बी। ठीक है, ये वाला था हमारा माइनस बी। तो इस माइनस बी इस वाले माइनस बी का टेल और पहले वाले का ए का हेड जोड़ेंगे और जब फाइनल निकालना होगा तो इसके टेल से इसको हेड को जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो ये है हमारा वेक्टर ए वेक्टर और ये वेक्टर है हमारा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आएगा आर वेक्टर हमारा वो आएगा ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, तो ये इस तरह से ये हो जाता है वेक्टर्स का घटाना। वेक्टर का घटाना का मतलब है अपोजिट वेक्टर को जोड़ना। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया हुआ है और तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे फाइनल वेक्टर का?
ठीक है। फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका हमें फॉर्मूला निकालना है। वो फॉर्मूला हम पैरेललोग्राम मेथड से फाइंड करेंगे कि वो फॉर्मूला हम कैसे फाइंड कर, मतलब कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है ए आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये कैसे आता है, ये हम पैरेललोग्राम मेथड से फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। और ठीक है, ये वेक्टर है आपका आर वेक्टर, ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ये वेक्टर है आपका बी वेक्टर। ठीक है, या इसको कह दो ए वेक्टर, ऊपर वाले को कह दो बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर, ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है, दूसरा वाला एंगल है वो आपका एंगल है, ये पूरा एंगल है थीटा, ये एंगल है ए वेक्टर के संग में जो एंगल है वो अल्फा एंगल है। ठीक है, तो ये और ये क्योंकि ये पैरेलल है तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर आर वेक्टर है तो ये ओ हो गया, और ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ का, ठीक है, तो ये बी कॉस थीटा निकालें अगर यहाँ से, तो कॉस थीटा क्या निकलेगा हमारा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालें पूरा आर की वैल्यू यानी ओ पी की वैल्यू, तो ओ पी स्क्वायर इन ट्राइंगल ओ पी आर। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओ आर स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन ओ क्यू
प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओ क्यू जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। यहाँ पे देखो ओ क्यू जो है वो है हमारा ए के बराबर, और हमारा ये वाला ये पी क्यू जो है वो हमारा बी के बराबर है, क्योंकि ये और ये बराबर होंगे तो ये भी हमारा बी के बराबर होगा। ये वाला जो वेक्टर है ये वाला भी हमारा बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू भी बी के बराबर है, ओ क्यू ए के बराबर है। ठीक है, और ओ पी जो है वो ये वाला वो तो आर है ही है, तो ये हमारा आर के बराबर है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं ओपी को आर स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इंटू कॉस थीटा। क्यू आर ऊपर से क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू कॉस थीटा, यानी पी क्यू क्या है, पी क्यू बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा, मुझे ए स्क्वायर नहीं होगा, ए होगा का होल स्क्वायर। और पी आर क्या है, पी आर में हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो कहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी पी आर अपॉन हाइपोटन्यूज यानी पी क्यू। तो यहाँ पी आर क्या हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। ठीक है, यानी बी साइन थीटा। ठीक है, तो पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हो गया, और 2ab कॉस थीटा ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये। ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा।
तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक, अगर दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, दोनों के बीच में थीटा का एंगल है, यानी दो अगर वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच में थीटा का एंगल है, तो उनका हम दोनों का एडिशन का जो परिमाण है, दोनों का एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं। अब दोनों का रिजल्टेंट और ए के साथ का एंगल कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो टेन अल्फा हमें फाइंड करना है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू होगा पी आर प्लस ओ क्यू, पी आर अपॉन ओ क्यू। ठीक है, अब टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी आर अपॉन ओ आर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू हमने यहां से लिख देंगे पी क्यू साइन थीटा, पी आर की जगह हम रख देंगे पी क्यू साइन थीटा, और ओ आर की जगह हम रख देंगे ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा की जगह बी साइन थीटा, और ओ क्यू की जगह क्या हो जाएगा, ओ क्यू की जगह हो जाएगा ए, और क्यू आर की जगह क्या हो जाएगा, क्यू आर की जगह हो जाएगा ये बी कॉस थीटा, तो प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आई, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यहां से ये वैल्यू इसकी टेन अल्फा की आ गई। तो दोनों की रिजल्टेंट और एक पहले वाले वेक्टर के संग में अगर एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच का एंगल यानी अल्फा निकालना है, तो इस फॉर्मूले से हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। अब इस केस में थीटा की अलग अलग वैल्यू रख के हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों के बीच की थीटा का एंगल अगर 0 होगा, हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, जनरल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब जनरल फॉर्मूला में अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसकी फॉर्मूला आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया फॉर्मूला उस केस में। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो इस केस में ये आया फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसलिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, अगर कॉस की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर निकालना है तो इसमें अंडर रूट हो जाएगा, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी
एक वेक्टर प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 होगा। तो थीटा की वैल्यू जब 180 हो जाएगी तो 180 की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू 180 होती है, तो 180 की वैल्यू होती है -1। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 थी, ऐसे ही cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो इस केस में यहाँ पे -2ab हो जाएगा, -2ab हो जाएगा तो r इज इक्वल टू a माइनस बी आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक, कैसे आ जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू आएगी a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब किसी भी वेक्टर का रेजोल्यूशन हम किस तरह से करते हैं? रेजोल्यूशन करने के लिए अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, जैसे हमने बता दिया, रेजोल्यूशन शुरू में ही बता दिया था कि कोई वेक्टर अगर आर वेक्टर है हमारे पास कोई, ठीक है, तो आर वेक्टर का रेजोल्यूशन करने के लिए उसका क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट लेंगे। तो उसका आर ए वेक्टर है कोई, तो उसका ए एक्स प्लस ए वाई इस तरह से रेजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स जो है ए कॉस थीटा के बराबर होगा और ए वाई ए साइन थीटा के बराबर होगा। इस तरह से हम उसका रेजोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, और अगर यूनिट वेक्टर है दिया हुआ है तो वहां पे ए एक्स जो वेक्टर होगा वो ए एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू आई के बराबर होगा और ए वाई का मैग्नीट्यूड इंटू जे के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम किसी भी वेक्टर का रेजोल्यूशन कर सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, लेकिन अगर हमें सिंपल सी बात है कि दो डायरेक्शन दी है, एक एल डायरेक्शन दी है और एक एम डायरेक्शन दी है। ठीक है, और एम डायरेक्शन के सपोज करो एक डायरेक्शन ये एक एल डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन एम डायरेक्शन है। तो ये एल डायरेक्शन के एलोंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा और ये एम डायरेक्शन के एलोंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और एक ये वेक्टर दूसरा है जिसका हमें रेजोल्यूशन करना है इस ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये इस वेक्टर का इन दोनों डायरेक्शन के उसमें रेजोल्यूशन करना है। तो ये इस डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर मिला के इस वेक्टर को बनाएंगे। ये रेजोल्यूशन करने का मतलब ये है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये वाला जो है आपका, ये वाला आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा और इन दोनों वेक्टरों से मिलके बनाएगा जो ये दोनों वेक्टर एल और एम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है मान लो, तो इन दोनों के उससे मिलके बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन में दो वेक्टर खींचते हैं हम। एक इस डायरेक्शन में ये वेक्टर खींचा और दूसरा इस डायरेक्शन में ये वेक्टर खींचा हमने। ठीक है,
अब क्या करना है हमें, ये वाला जो वेक्टर है इस, ये एक वेक्टर हो गया आपका एम डायरेक्शन में, दूसरा हो गया ये एम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन थोड़ी सी इसकी, तो ये क्लियर हो गया कि हमने क्या किया। हमने क्या किया, ये दो डायरेक्शन में वेक्टर थे, ठीक है। ये दो डायरेक्शन थी, एक ये एल डायरेक्शन थी, ये एक एल डायरेक्शन थी। तो इसमें इसका मैग्नीट्यूड म्यू एल ले लिया, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा एम ले लिया, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया म्यू एल, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्ट इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया लैम्डा एम हो गया। तो दोनों को हमने जब जोड़ दिया, तब ये रेजोल्यूशन, ये एक तीसरा वेक्टर जो हमें, जिसका हमने वो निकालना था, रेजोल्यूशन करना था, ये तीसरा वेक्टर सपोज करो ए वेक्टर था। इस ए वेक्टर का हमें रेजोल्यूशन करना था एम और एल डायरेक्शन में। तो ये दो वेक्टर हमने, दो वेक्टर निकाल लिए। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड लैम्डा एम है, और दूसरा वेक्टर की जो डायरेक्शन है, वो मैग्नीट्यूड है, वो म्यू एल है, ठीक है। म्यू एल जो है एल डायरेक्शन में वेक्टर है, और लैम्डा एम एम डायरेक्शन में वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर का जो है, उन दोनों वेक्टरों से मिलके ये तीसरा वेक्टर बना है ए वेक्टर। तो ये उसका रेजोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया ए वेक्टर का, कि दो वेक्टर जिन दो वेक्टरों से मिलके यह बनेगा, या वो वेक्टर जिन दो वेक्टरों में इसको विभक्त किया जा सकता है, वो दो वेक्टर हैं लैम्डा एम और म्यू एल, ठीक है। लैम्डा एम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और म्यू एल दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एल और एम डायरेक्शंस में क्रमशः, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने ये निकाल लिया। और ये तो एक हमने जनरल लिया, लेकिन अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर लेते हैं, एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस, तो वो बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम, सीधा सीधा अगर उसके बीच का जो है एंगल दिया है एक्स एक्सिस के संग में, थीटा एंगल बनाता है अगर वो कोई भी, तो वो सीधा सीधा बहुत सरल हो जाता है फिर निकालना। फिर इस तरह से करना नहीं पड़ता है, फिर इस तरह से ये बहुत ही सिंपल भाषा में तरीके से निकल आता है। वो इस तरह से निकल आता, देखो ये सपोज करो,
ये ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के संग में, तो ये ए एक्स वेक्टर हो जाएगा एलोंग एक्स एक्सिस, और ये ए वाई वेक्टर हो जाएगा एलोंग वाई एक्सिस। तो ये ए एक्स की वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा, और ए वाई की वैल्यू आएगी ए साइन थीटा। इस तरह से अगर ये थीटा है तो ठीक, तो ये इस तरह से रेजोल्यूशन हो जाता है। और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इस तरह से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की उसमें जुड़ जाएगा। अगर दोनों के बीच में टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा भी निकल आएगा। ठीक है, अगर मोशन इन ए प्लेन हम करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक कहलाता है पोजीशन वेक्टर और एक कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम यहीं तक पढ़ेंगे आज, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद अगला चैप्टर जो है, अगले टॉपिक जो है इस चैप्टर की, वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करता है कि उसकी 2 डायमेंशन में पोजीशन चेंज होती है, तो इसको कहते हैं मोशन इन प्लेन कहलाता है। और इस मोशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट। ठीक है, और इनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है। और इसमें रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन और क्या कहते दूसरे तरह के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक्स वाई कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है, एक कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, हम रेफरेंस फ्रेम ले लेते, जिस रेफरेंस फ्रेम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने रेफरेंस फ्रेम पढ़ी थी। तो रेफरेंस फ्रेम से ही हमें पता चलता है कि कोई वस्तु रुकी हुई है या कोई वस्तु चल रही है, उसका जो मोशन है उस रेफरेंस फ्रेम से ही डिटर्मिनेट होता है। अगर हम रेफरेंस फ्रेम हम हैं और हम गाड़ी के संग में चल रहे हैं तो हमारे लिए गाड़ी रुकी हुई होगी। लेकिन हम रेफरेंस फ्रेम हैं और हम एक जगह हैं और गाड़ी हमारे सामने से गुजर रही है, तो गाड़ी हमारे लिए मूवमेंट में होगी। तो इसलिए रेफरेंस फ्रेम जो होता है, रेफरेंस फ्रेम से किसी भी पोजीशन है कोई भी ऑब्जेक्ट की, वहां से हम वेक्टर खींचें उस पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट की, तो वो कहलाता है उसका पोजीशन वेक्टर। जैसे सपोज करो हम पोजीशन की गणना करते हैं, जो वो कार्टेशियन होते हैं उसके 0 0 कोऑर्डिनेट से, जहां यानी एक्स और वाई एक्सिस मिलती है। तो जब वो वहां से हम उसका वो करते हैं कैलकुलेशन, तो हमारा जो वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर जो होगा वो ओरिजिन से उस वस्तु की पोजीशन को मिलाने वाली लाइन जो कहलाएगी वो कहलाएगी उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, सपोज करो कि फिर से समझाते हैं, ये जो बना हुआ है फिर से समझाते हैं। सपोज करो ये एक पी पोजीशन पर एक वस्तु है। ठीक है, और पी पोजीशन या P1 पोजीशन पे है सपोज करो, तो यहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो और यहां से यहां को मिलाने वाली जो लाइन है, वो लाइन क्या लंबाई या उसका मैग्नीट्यूड, वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो ये इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसकी फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसे R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता। ओरिजिन से उस वस्तु की पोजीशन पर जो लाइन की डायरेक्शन है
वो उसकी डायरेक्शन वो कहलाता पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन प्लेन इज रिटेन व्हेन एक्स और वाई आर इट्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया, ओरिजिन से उस वस्तु की पोजीशन को मिलाने वाली जो लाइन है, और वो लाइन का जो लंबाई है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, और जो लाइन की डायरेक्शन है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो ये R1 कहलाएगा। फिर वो कुछ समय बाद वो यहाँ पे आ गई वो वस्तु। ठीक है, और उसने पाथ कवर किया ये। तो ये जो है, ये P1 से P2 पोजीशन पे आ गई, कोई भी इसकी मोशन करके P1 से P2 पोजीशन में आ गई। तो पहले इसका वेक्टर था पोजीशन वेक्टर R1, और फिर इसका वेक्टर हो गया R2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा आर को। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसका डेल्टा आर। ये फर्स्ट पोजीशन पे वेक्टर था इसका, ये सेकंड पोजीशन पे वेक्टर था। ठीक है, और ये जो थी उसकी, ये ओरिजिन है इसका। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी जो है वो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, और ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस है। तो ये पहला वाला है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी इसकी, ये जो है
ये यहाँ से यहाँ तक की ये R1 पोजीशन है इसकी, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये x1 होगी और ये डिस्टेंस x2 होगी, और ये वाली पहली वाली पोजीशन इसकी जो है ये है, यानी ये वाली डिस्टेंस जो होगी इसकी वो y1 होगी और ये वाली डिस्टेंस y2 होगी। ठीक है, और इतनी सी जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की वो यहाँ डेल्टा x होगी। डेल्टा x माने x2 माइनस x1, और ये डेल्टा y होगी, डेल्टा y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये इसकी वो होगी। ठीक है, तो ये कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को, तो r1 पोजीशन है, अगर r1 वेक्टर है इसका, तो r1 इज इक्वल टू होगा x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप। ठीक है, और r2 वेक्टर जो होगा वो x2 इंटू आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप। ठीक है, अब हम निकालेंगे डेल्टा आर, तो डेल्टा आर वेक्टर जो होगा ये इसका पोजीशन वेक्टर है फर्स्ट टाइम, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है जब पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। अब ये हम जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, ये r1 पोजीशन और r2 पोजीशन के अलग अलग माइनस है ये दोनों का। ठीक है, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर। तो ये आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1, इसको r2 माइनस r1 लिखें, r2 माइनस r1, तो ये हो जाए x2 माइनस x1 i प्लस y1 माइनस y2 j। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा x i प्लस डेल्टा y j कैप डेल्टा आर वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका, डेल्टा एक्स आई और डेल्टा वाई आई, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर से हम अब एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हमने निकाल लिया ना, डेल्टा एक्स और डेल्टा आई निकाला हमने, तो अब इससे हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज ये होती है, वी एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारी होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेल्टा टी को, जो डेल्टा टी है उस लिमिट को जीरो की तरफ टेंड करना पड़ता, क्योंकि क्या होगा कि जब डेल्टा टी कम होगा तब ये P2 P तक P1 की तरफ खिसकेगा, ये शॉर्ट होगी, ये डिस्टेंस कम होगी, तो कम होगी तो यानी वो किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी निकलेगी, तो वो वेलोसिटी वहां पर निकालने के लिए हमें वहां पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो इफ अगर हमें v इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है,
वी इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये लगाएंगे तो इसमें भी यही वाला लग जाएगा पूरा फॉर्मूला। ये डेल्टा एक्स डेल्टा टी लिमिट इतना पूरे 0, तो ये यहाँ भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। लिमिट डेल्टा टी 0, ये पूरा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो ये जब लग जाएगा डेल्टा टी, तो ये फिर dx अपॉन dt हो जाएगा और ये dr अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है ना, जहां d यहाँ पर क्या था, जहां पर डेल्टा था वहां d आ जाएगा और जहां डेल्टा t था वहां पे dt आ जाएगा और dx डेल्टा x की जगह dx, डेल्टा y की जगह dy और डेल्टा t की जगह dt, क्योंकि अपन ने इसको लिमिट डेल्टा टी। डेल्टा टी 0 कर रहे हैं तो हम क्या आएगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आएगा v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा तो यहाँ आएगा dx अपॉन dt आई प्लस dy अपॉन dt जे। तो ये हो जाएगा हमारा v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी एक्स आई और वी वाई जे। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वही हम क्या करना पड़ेगा, उसका जो एवरेज वेलोसिटी निकली है ना, उसकी एवरेज वेलोसिटी को डेल्टा टी को और कम करेंगे तो ये जो P2 पॉइंट है इसको और पास खिसकाते जाएंगे खिसकाते जाएंगे खिसकाते जाएंगे। तो ये जो जो पोजीशन वेक्टर की जो वो आ रही है, पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन आ रही है, अभी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन जैसे हम इसको पूरे को कॉपी करते हैं समझाने के लिए बहुत अच्छी तरह। अब जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम धीरे धीरे यहाँ को यहाँ को यहाँ को यहाँ को इस तरह से खिसकाते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये यहाँ था तो हमने इसको यहाँ खिसकाया,
ठीक है। अब यहाँ को जब इसको खिसकाया तो ये पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन यहाँ को जा रही थी वो अब डायरेक्शन किधर को चली जाएगी, वो डायरेक्शन अब यहाँ को आ जाएगी। ये जो डायरेक्शन इधर को जा रही थी वो डायरेक्शन इधर को चली जाएगी। ठीक है। अब इसको हम फिर खिसकाते हैं यहाँ पे और पास में करते हैं तो ये डायरेक्शन जो पोजीशन वेक्टर की यहाँ आ रही थी वो डायरेक्शन अब यहाँ आ जाएगी। ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इसके पास में खिसक रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी, इसकी जो 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 पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। और जब जो सिकुड़ के बहुत ही पास में आ जाएगा तो ये पी पॉइंट पे एक टेंजेंट खिंच जाएगा। क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट खिंच जाएगा। जब जो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा यानी डेल्टा आर खिसक के जो P2 पॉइंट खिसक के और पास में चला जाएगा, जैसे जैसे हम खिसकाते जा रहे हैं तो यहाँ पे जब हम टेंजेंट खींच देंगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट खींच देंगे वो टेंजेंट की डायरेक्शन ही वो टेंजेंट की डायरेक्शन ही इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन तय करेगी और उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने समझ लिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और क्यों टेंजेंट के कारण की डायरेक्शन ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती, क्योंकि अभी हमने जो डायरेक्शन निकाली थी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी वो थी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन थी वो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। फिर हम उसको खिसकाते 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 शॉर्ट करते गए तो खिसकाते खिसकाते शॉर्ट करते करते उसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे घूमती गई और फिर जब हमने बिल्कुल ही वो लाइन को उधर चिपका दिया तो वहां पे टेंजेंट की डायरेक्शन ही वो उसकी डायरेक्शन आ गई। किसकी डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब अगले जो चैप्टर इसका आगे का पॉइंट है वो इंस्टेंटेनियस एसलेशन रह गया और इंस्टेंटेनियस एलेसलेशन की डायरेक्शन रह गई। वो हम अगले जो टॉपिक्स हैं उसके संग में डिस्कस करेंगे। तो आपको आशा करता हूँ इस चैप्टर में मजा आया होगा और अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।